Good morning friends, I am Harveer Saradna. Welcome to my YouTube channel संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 15 मई के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गहीरमाथा तट पर नए जन्मे ओलिव रिडले कछुओं ने समुद्र में अपनी यात्रा शुरू कर दी है। गहीरमाथा तट किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, गहीरमाथा तट आपसे पूछा गया है। क्या है कि ओलिव रिडले कछुए होते हैं जो अप्रैल मई के महीने में प्रजनन के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से समुद्र में से आकर के और गहीरमाथा तट पर प्रजनन करते हैं। तो अभी वो कछुए वापस समुद्र की तरफ जाने लग गए हैं। तो ये गहीरमाथा तट कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है: केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो दोस्तों, ये कौन से राज्य में है गहीरमाथा तट? ओडिशा में। ओडिशा के बारे में हम कई बार बता चुके हैं। यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल। यहाँ के कैपिटल भुवनेश्वर है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, ये सब ओडिशा में है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील भी ओडिशा में ही स्थित है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, आगे हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेशी लाल और कैपिटल भुवनेश्वर। सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों हम। तो देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है उसके नए महानिदेशक बन गए हैं। तो आपको बताना है कौन बने हैं इनमें से। तो देखिए, ऑप्शन ए है अनीता करवाल, ऑप्शन बी है वी विद्यावती, ऑप्शन सी है तरुण बजाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अभी कौन बने हैं? वी विद्यावती। ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। बात करते हैं दोस्तों भारतीय पुरातात्विक विभाग की। तो 1861 में इसकी क्या हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम महानिदेशक कौन बने थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: मनोज आहूजा, रत्नेश गुप्ता, नीतीश मेहता, प्रेम सिंह मेहरा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में कौन बने हैं? मनोज आहूजा, ये बने हैं CBSE के नए अध्यक्ष। दोस्तों, यहाँ पर प्रेम सिंह मेहरा, और ध्यान रखना, ये राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में शफीक अंसारी का निधन हो गया। वह क्या थे? पत्रकार, स्पोर्ट्समैन, अभिनेता, साहित्यकार। तो दोस्तों, शफीक अंसारी एक अभिनेता थे जो सोनी टीवी वगैरह पर बहुत ज़्यादा फेमस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ICCR ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने के लिए नया गाना जारी किया है। वह कौन सा है दोस्तों? तो देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, इसने क्या किया है? एक कोविड-19 से लड़ाई मजबूत करने के लिए कौन सा गाना लॉन्च किया दोस्तों? ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है यूनाइटेड वी फाइट, यूनाइटेड बाय मोशन, वी विन, वी नॉट डिफीटेड। तो दोस्तों, अभी कौन सा ऑप्शन ए आपका सही आंसर है? यूनाइटेड वी फाइट, यानी हम एक होकर लड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो देखिए, किस राज्य के डाक विभाग ने एक दिन में सर्वाधिक लोगों तक पहुंच का नया रिकॉर्ड बनाया है? दोस्तों, कौन से राज्य का डाक विभाग है जिसने एक दिन में सर्वाधिक लोगों तक पहुंच स्थापित की है?
तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूपी के डाक विभाग ने एक ही दिन में सर्वाधिक लोगों तक पहुंच विकसित की है, पहुंचने का रिकॉर्ड कायम किया है दोस्तों। यूपी की बात करते हैं तो दोस्तों आप जानते हो सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। सीएम कौन है दोस्तों? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की कैपिटल आप जानते हो लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो योगी आदित्यनाथ सीएम है, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, लखनऊ कैपिटल, और राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है दूधवा। और यहाँ की दोस्तों नौटंकी काफ़ी फेमस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लखनऊ की चिकन की कढ़ाई काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखिए रेमी डिग्रेगोरिया जिन्हें डोपिंग के कारण 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, फुटबॉल, हॉकी, साइकिलिंग, रेसलिंग। तो दोस्तों हाल ही में जो रेमी डिग्रेगोरिया हैं उनको डोपिंग के केस में 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। तो वो किसके प्लेयर थे? वो साइकिलिंग के थे दोस्तों। डोपिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए डोपिंग के बारे में एक तो संस्था है दोस्तों वाडा, ये तो वर्ल्ड स्तर पर है वाडा, तो वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है दोस्तों। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में दोस्तों। और राष्ट्रीय स्तर पर है दोस्तों नाडा। राष्ट्रीय स्तर पर क्या है दोस्तों? नाडा। तो देखिए हम नाडा की बात करते हैं, तो नाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए AIIF ने वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों संदेश झींगन, ऑप्शन बी गुरप्रीत सिंह सिंधु, ऑप्शन सी बाला देवी, ऑप्शन डी A एंड C दोनों। तो दोस्तों संदेश झींगन व बाला देवी को क्या किया गया है दोस्तों? अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो देखिए हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है क्रिकेट, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, टेनिस। तो दोस्तों अभी मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ है, वो क्या थे दोस्तों? टेबल टेनिस के प्लेयर थे, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कोविड-19 महामारी के सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की किसने विकसित किया है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, यानी स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिक्की किसने विकसित किया है सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने वाला? तो दोस्तों ये किया है अभी CFTR मैसूर के द्वारा। बात करते हैं दोस्तों CFTR के बारे में, तो देखिए पूरा आपको डिटेल से थोड़ा समझना होगा। हाल ही में मैसूर स्थित केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI ने स्पिरुलिना ग्राउंड नट चिक्की विकसित किया है जो कोविड-19 के समय लोगों को सूक्ष्म तत्व प्रदान कर सकती है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकती है। तो दोस्तों इससे स्पाइरुलिना चिक्की से क्या होगा? सूक्ष्म पोषक तत्व मिलेंगे लोगों को और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को। तो देखिए आगे हम बात करते हैं, तो देखिए इसके बारे में स्पाइरुलिना चिक्की के बारे में, यह एक स्नेक है जो अच्छे पोषक तत्व प्रदान करता है, सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए चिक्की को तैयार करने के लिए स्पिरुलिना के साथ साथ स्वादिष्ट एवं पौष्टिक मूंगफली का उपयोग किया गया है जो विटामिन A और बीटा कैरोटीन
आसानी से पचाने वाले एल्गल प्रोटीन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व से भरपूर है। दोस्तों इसमें विटामिन ए मिलेगा, बीटा कैरोटीन और आसानी से पचने वाले एल्गल प्रोटीन जैसे सूक्ष्म तत्व से भरपूर है ये, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं तो दोस्तों सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अन्य पौष्टिक स्नैक जैसे न्यूट्री मैंगो फ्रूट बार और इलायची फ्लेवर पेयजल भी प्रवासी मजदूरों को खाद्य पदार्थों के रूप में दिए जाने के लिए तैयार किया है। तो ये जो ग्राउंडनट चिक्की के अलावा न्यूट्री मैंगो फ्रूट बार है, इलायची फ्लेवर पेयजल है, ये भी प्रवासी मजदूरों के लिए विकसित किया गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए न्यूट्री मैंगो फ्रूट बार मनुष्य के शरीर की प्रतिरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, कैरोटीन, विटामिन सी एवं जिंक खनिज पदार्थ जैसे तत्वों से क्या है, ये भरपूर है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इलायची फ्लेवर पेयजल में पारंपरिक जड़ी बूटियों के साथ प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले गुण सम्मिलित हैं। इसमें जो इलायची फ्लेवर पेयजल है इसमें पारंपरिक जो जड़ी बूटियां हैं जिनसे रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है, ऐसे इसमें क्या है, गुण हैं। तो देखिए हम आगे बात करते हैं, तो देखिए स्पिरुलिना के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए स्पिरुलिना एक जीव है जो ताज़े एवं खारे जल दोनों में बढ़ता है दोस्तों। तो स्पिरुलिना क्या है, एक जीव है, यह एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है जो एकल कोशिका वाले रोगाणुओं का एक परिवार है जिसे अक्सर नील हरित शैवाल के रूप में जाना जाता है। जो ये स्पाइरुलिना है इसे किस नाम से जाना जाता है, नील हरित शैवाल दोस्तों, जिसे नॉर्मल लोग क्या काई वगैरह कहते हैं दोस्तों, वो है। इसका उपयोग आहार पूरक या भोजन के रूप में किया जाता है। इसे जलीय कृषि, मछली घर, मुर्गी पालन उद्योगों में एक भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। मछलियां भी इसी से भोजन वगैरह प्राप्त करती हैं। आगे हम बात करते हैं, सामान्य पौधों की तरह साइनोबैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता में प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। तो ये आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन के बारे में, जो हमने आपको क्वेश्चन दिए थे। कई स्टूडेंट ने काफ़ी बेहतर लिखा है, लेकिन हर स्टूडेंट जब पूरा और अच्छा लिखने लगेगा दोस्तों तब जाकर आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 में भारत को किन देशों के साथ रखा गया है। तो दोस्तों अमेरिका व फ्रांस, नॉर्वे व स्वीडन, नाइजीरिया व सोमालिया। तो दोस्तों भारत को रखा गया है नाइजीरिया व सोमालिया जैसे, मतलब लास्ट 3 देशों में भारत को रखा गया है पोषण वैश्विक पोषण रिपोर्ट में। इसमें दोस्तों क्या 6 क्राइटेरियाज होते हैं, जिनमें से 4 के अभी जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं, जिनमें से किसी भी आंकड़े को भारत ने पूरा नहीं किया है। तो इस वजह से भारत को क्या 88 जो लोवेस्ट देश हैं उनमें सबसे लास्ट में ही रखा गया है। तो भारत की स्थिति बहुत नाजुक है इसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए थोड़ा सा आप देख लीजिए, वैसे मैं बता चुका हूँ वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 में भारत को 88 ऐसे देशों में रखा गया है जिनकी स्थिति बहुत गंभीर है, तथा भारत को सबसे नीचे नाइजीरिया, सोमालिया, इन ऐसे देशों के साथ रखा गया है। अब दोस्तों कल का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। तो देखिए पहले नंबर पर यूएस है। यूएस की अर्थव्यवस्था कितनी है दोस्तों, लगभग, और भारत की तो 2.94 ट्रिलियन डॉलर है। यूएस की कितनी है दोस्तों, यूएस की है 21 ट्रिलियन डॉलर। और चाइना की दूसरे नंबर पर चाइना है 14 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। तीसरे नंबर पर जापान है 5.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। चौथे नंबर पर जर्मनी और 5वें पर भारत है। भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है, 2.94 ट्रिलियन डॉलर, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस। दोस्तों आप पूरा लिखा करो, आपके निश्चित आपकी नॉलेज में, आपके एग्ज़ाम में, हर जगह आप बहुत बेहतरीन करके आओगे। पूरा लिखा करो, केवल देखने से काम नहीं चलेगा। आप जितना बेहतर आंसर दोगे, आप खुद मेहनत करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।
तो देखिए राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मणिपुर, सिक्किम, गोवा, केरल। तो आपको पूरा लिखना है दोस्तों इसके बारे में। क्या तो राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र है, ये क्या काम करता है, किस राज्य में स्थित है, कब स्थापना हुई थी, पूरा लिखना चाहिए, तब जाके आपको बेहतरीन स्थिति पर पहुंचोगे आप। बात करते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन जिसके बारे में आपको कंप्लीट लिखना है। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? दोस्तों आपको बताना है इसमें स्थापना कब की गई। ये अभी भारतीय खेल प्राधिकरण चर्चा में क्यों है और ये क्या काम करता है, स्पोर्ट्स से संबंधित क्या क्या काम करता है, ये सारी बातें आपको बतानी है इसमें। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो कुछ बड़ी खबरें हैं उनके बारे में। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली बीमारी में वृद्धि हो रही है। दोस्तों अभी क्या है, कोविड-19 के मद्देनज़र अभी जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें कावासाकी रोग जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और ये बढ़ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं उत्तरी इटली के बेरगामो क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के मामलों में 30 गुना वृद्धि देखी है। दोस्तों कावासाकी बीमारी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों कावासाकी बीमारी से ब्लीडिंग होने लग जाती है और मांसपेशियों में सूजन वगैरह आ जाता है। तो ये 5 साल से कम आयु के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए फरवरी 2020 के मध्य तक इस बीमारी से क्षेत्र में 5 वर्ष तक के मात्र 19 बच्चों में इस बीमारी की पुष्टि की गई थी, परंतु 18 फरवरी 2020 से 20 फरवरी 2020 के मध्य इस बीमारी के 10 नए मामले सामने आए हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए चिकित्सकों के अनुसार 18 फरवरी 2020 के बाद अस्पतालों में लाए गए 10 मरीजों में से 8 एंटीबॉडी टेस्ट के दौरान कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। ऐसे ही कुछ मामले न्यूयॉर्क, इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में देखे गए हैं। कावासाकी एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। मैंने आपको बताया था कि ये कावासाकी रोग है जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, इस रोग की बात करते हैं तो व्यक्ति के शरीर में रक्त वाहिनियों में सूजन, बुखार, हाथ पैरों में सूजन, होंठ और गले में जलन, सूजन आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। तो दोस्तों हाथ पैरों में सूजन आ जाता है, मांसपेशियों में सूजन आ जाता है, रक्त वाहिनियों में बुखार होने लगता है, होठों और गले में जलन हो जाती है, ये इसके मुख्य लक्षण हैं कावासाकी रोग के। बात करते हैं अभी कहाँ पर ज़्यादा मामले हैं दोस्तों, इटली में, फिर इंग्लैंड में भी देखे गए, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में भी देखे गए। वर्ष 1967 में जापान के एक बाल रोग विशेषज्ञ टोमीसाकु कावासाकी ने पहली बार इस रोग की पहचान की थी। आपसे पूछा जाएगा कावासाकी रोग की पहली बार पहचान कब और कौन से देश के वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको जापान के वैज्ञानिक यानी डॉक्टर थे, 1967 में उन्होंने इस रोग की पहचान की थी। उनका नाम क्या था? टोमीसाकु कावासाकी। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या कर दिया इस रोग का? कावासाकी। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए 1976 में पहली बार जापान से बाहर अमेरिका के हवाई राज्य में इस रोग के मामले देखे गए। तो पहली बार 1976 में अन्य देशों में इसके मामले देखे गए, अमेरिका में हवाई, जो हवाई राज्य है, प्रांत है वहाँ का, वहाँ पर देखे गए। तो देखिए दोस्तों ये था आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स जो आपको बेहतरीन जानकारी देता है, आपको हर चीज़ से परिचित करवाता है। और दोस्तों आप रेगुलर चैनल पर, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, रेगुलर वीडियो देखते रहें और अपने यार दोस्तों में, भाई बहनों में, रिलेटिव्स में, सब में वीडियो को शेयर करते रहें। दोस्तों आपके एक शेयर से उनका बहुत बड़ा भला होने वाला है और आप भी इसके महत्व को समझो। हमें एक वीडियो तैयार करने में दोस्तों रेगुलर करंट अफेयर्स का करीब 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। दोस्तों आप के रेगुलर देखने और वीडियो को शेयर करने से ही हमारी मेहनत
फली फूल होगी, हमारी मेहनत साकार होगी और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।